10th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और पहला वर्ड इसमें है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो बताने से पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज तुमसे कोई कहता है 14 को 3 से डिवाइड करो, ओके? तो 3 4 जा 12 और ये 2, ठीक। इसको जब तुम बचपन में होते 5th क्लास में तो तुम इसको ऐसे लिखते थे कि जो जिसको तुम डिवाइड करते हो वो, जिससे डिवाइड करते हो ये, और ये 4 प्लस में 2, इस तरह से लिखा जाता था। इसे कहते थे डिवीजन एल्गोरिथम, इसे कहते थे डिवीजन एल्गोरिथम। तो यही है अभी भी जो हम करने जा रहे हैं, इसीलिए तो इसका नाम में जुड़ा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड नाम के वो मैथमेटिशियन ने ही फाइंड आउट किया था, तो इसलिए इसका नाम यूक्लिड रखा गया। डिवीजन एल्गोरिथम यही है, कुछ नया नहीं है। ये वही एल्गोरिथम जो तुम करते हो। तुमने जैसे अगर ये px है, ये px है, जिससे आप डिवाइड करते हो वो qx होता है, और ये आपके पास gx है, और ये आपके पास rx है, रिमाइंडर, ठीक है। तो यानी कि जो px है वो होता है qx मल्टीप्लाई gx और प्लस में rx, यही होता है, ठीक है। तो यही डिवीजन एल्गोरिथम है और इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से डिवीजन नहीं करनी है, करना क्या है? करना एचसीएफ, करना एचसीएफ है। तो जैसे कोई डिजिट लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल, पहला एचसीएफ के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो 420 एंड 130 सपोज ये, तो इसका मेथड क्या होता था? ये तो होता था इसका फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे। तो आपने 2 से किया, 1 कितना आ गया? ये 210, इसको 2 से किया तो 6 और 5 जा, अब 5 से जा सकता है, 5 4 जा 2 जा, और ये 5 1 और 3, ऐसे जाता था। इससे ज़्यादा नहीं जाता था, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा ना, ये 42 ये 13 जा नहीं सकता इससे ज़्यादा। तो जो ये आते थे 10 इस समय, ये इसका एचसीएफ होगा, इसे कहते थे फैक्टराइजेशन मेथड। एक मेथड ये हो गया। एक मेथड डिवीजन मेथड करते थे, तुम बचपन याद दिला रही हूँ। तो एक मेथड करते थे बचपन में डिवीजन मेथड। तो उसमें जो बड़ी डिजिट होती है उसे बाहर, अंदर छोटी डिजिट को ऐसे लिखते थे 420। तो पहले डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी वो पता चल गया। अब एचसीएफ का डिवीजन एल्गोरिथम करना है तो पहले एचसीएफ निकालना तो आना चाहिए। तो 130 को इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, तो कितने टाइम जा सकता है? 3 टाइम, 390, ये आगे 0, 12 में 1 3, ठीक है। अब इसके बाद इस 130 को अंदर लिख दीजिए, ठीक। ये 10th में भी करना है तुम्हें। फिर इस 30 से करा तो कितने टाइम दिया? 4 टाइम, 120, 10 रिमाइंडर। अब ये वाला 30 जिससे डिवाइड करके वो अंदर जाता है, 330 क्रॉस, जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 आ जाए, वो तुम्हारा एचसीएफ कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तुम्हारा एचसीएफ। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं। अब जो ये हमने किया है डिवीजन मेथड से एचसीएफ, इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 420 था, हमने इसे डिवाइड किया था 130 से। 130 से कितनी बार गया था ये? 3 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा था? 30। जब भी डिवीजन एल्गोरिथम आएगी डायरेक्टली ये आपसे हो नहीं पाएगा, आपको ये निकालना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से आप इन्हें सिस्टमेटिकली क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। फिर इस बार डिवीजन के अंदर कौन है? जैसे पहले 420 था उसे आगे लिखा था, इस बार कौन है आगे? 130। क्यों? क्योंकि जो अंदर होता है जिसको डिवाइड किया जाता है वो अंदर लिखा जाता है। यहाँ जिससे डिवाइड किया गया है, यानी 30 से डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन कितना आया है? ये कितना आया? 4, रिमाइंडर कितना बचा? 10। अब अंदर किसको रखा गया है? 30 को। तो 30, अब यहाँ पर कितना बचा? किससे डिवाइड किया? 10 से। कितने टाइम गया? 3 टाइम। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, तो जिसकी वजह से डिवाइड करने से 0 आया है वो क्या होता है? तुम्हारा एचसीएफ। तो इस बार एचसीएफ कितना हो गया? 10। तो इस टाइप के क्वेश्चन है कुछ। ये जो चैप्टर है वो मेनली प्रूफ्स के लिए जाना जाता है। इसके प्रूफ बहुत टफ होते हैं, लिटरली याद करने पड़ते हैं, इतने होते हैं। तो फिलहाल तो
नॉर्मल क्वेश्चन था, ये करवा दिया। अब ये 2 क्वेश्चन और एचसीएफ निकालते हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लिया जिसका जो डिजिट है 135 एंड 225। तो पहले मैंने कहा कि डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकाल लो, तो आपने इस बार पे डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लिया। तो 135 छोटे डिजिट को बाहर रखा, 225 अंदर, पहले 1 टाइम किया 135, रिमाइंडर बचा 90। अब 90 भी 1 टाइम गया तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा 45 बचा। अब जिससे डिवाइड किया वो फिर अंदर, तो कितनी बार गया 2 टाइम, तो क्रॉस होके कितना आ गया 0, यानी कि इसका एचसीएफ कौन है 45। जिससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाए वो एचसीएफ होता है। अब इसको लिखते कैसे हैं, जिसको डिवाइड करेंगे उसे आगे लिखेंगे, 2 to 5 आगे आ गया। यहाँ लिखते हैं भाई क्योंकि मेथड से लिखने होता है ना, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, पूरा क्वेश्चन ऐसे यही तो यूज करना है, तो इसको लिखें। तो हमने कहा इसको यूज करके हम ये कर रहे हैं। किससे डिवाइड किया गया 135 से, कितनी बार गया 1 टाइम, रिमाइंडर कितना आया 90। किससे कितनी बार रिमाइंडर, किससे कितनी बार रिमाइंडर, फिर किसको डिवाइड किया 135 को, किससे डिवाइड किया 90 से, कितने टाइम गया 1, कितना रिमाइंडर आया 45। अब किसको डिवाइड किया 90 को, किससे 45 से, कितनी बार गया 2 टाइम, रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, तो किसको कैसे याद रखोगे, इसको किसको डिवाइड किया, फिर पहले किससे डिवाइड किया, क्या आया, और लास्ट में रिमाइंडर, या कितनी बार गया, कितनी बार। तो ये याद रखना है, किसको किया, किससे किया, कितनी बार में किया, फिर बाकी बात में क्या रिमाइंडर। तो ये हो गया। और जिसको करके रिमाइंडर 0 आ जाए, जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, वो क्या होता है एचसीएफ। इस क्वेश्चन का एचसीएफ कौन है, वो है तुम्हारा 45। इसके 2 और क्वेश्चन है आगे, वो तुम खुद करोगे इसी मेथड से, जो कि प्रूफ है और जिसके लिए फर्स्ट चैप्टर बहुत टफ माने जाते हैं, वो प्रूफ स्टार्ट होते हैं। लेकिन हम प्रूफ को कराने से पहले एक बार फिर कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं ये ध्यान से समझ लो। अगर हम कर क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आया ना, तो 100 बार भी प्रूफ कर लोगे फिर भी भूल जाओगे। तो ध्यान से समझना कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तब हम प्रूफ को समझ पाएंगे। या तो फिर भी करने पड़ेंगे लेकिन समझ के लिख पाएंगे। क्लियर। तो जैसे तुम्हारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था, जैसे आपने 3 को 14 डिवाइड किया 14 से, तो ये आया 3, ये आया 4, ये 12 और ये 2 आ गया रिमाइंडर। तो आपने जिससे डिवाइड किया जो आया, ये आपका कहलाता है क्वोशिएंट। ये आपके पास है जिसको आपने डिवाइड किया a, जिससे डिवाइड किया b, और ये क्या है r। तो रियल में जो हमारी बुक में लिखा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, वो ये लाइन है, ये लाइन दिखी, जिसका मतलब a जो है वो हमेशा bq प्लस r की फॉर्म में होता है। a जो होता है हमेशा bq प्लस r की फॉर्म में होता है, जहां जो r होता है where r जो है वो इक्वल 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा कम हो सकता है। क्या कह रहा है ये, चलो अब यहाँ समझते हैं कि क्या कह रहा है ये a है, ठीक है। 14 किससे डिवाइड हुआ 3 से, तो b का काम कौन कर रहा है 3। क्या आया क्वोशिएंट 4, रिमाइंडर क्या आया 2। रिमाइंडर क्या आ सकता था डिवाइड करके, कभी भी अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर कभी 3 आ सकता है, नहीं। 3 कैसे आ सकता है, अगर मैं 3 से ही डिवाइड करूं, जैसे 24 को डिवाइड किया, मैं 7 जा करके 21 लिख सकती हूँ, फिर रिमाइंडर 3 बच जाएगा, तो गलत है। तो रिमाइंडर कभी 3 नहीं आएगा। क्या रिमाइंडर कभी ज्यादा आ सकता है, 4 आ सकता है, नहीं। रिमाइंडर या तो 3 से कम आना चाहिए या क्या आना चाहिए 0। तो रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, ये 0 या 0 से ज्यादा और b से कम होना चाहिए। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो उसने बताई है, उसने बताई है कि डिवीजन एल्गोरिथम इस बेस पर होती है जहां a डिजिट जो है a bq प्लस r के बराबर होता है, जिसमें से r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन क्या होता है b होता है। ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी इसमें। तो ऐसे एक एग्जांपल चलो और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब ले लेते हैं 26 को 4 से डिवाइड कर, चलो 27 को कर लेते हैं। 27 को 4 से डिवाइड किया तो 4 6 24 3 कैरी। तो a का काम कौन कर रहा है,
ए का काम कर रहा है 27, जिसको डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया वो कौन है, बी, डिवाइड करके जो आया वो कौन है, क्यू, और ये बचा क्या, रिमाइंडर 3। क्या जो रिमाइंडर है कभी बी से ज्यादा हो सकता है या बी के बराबर हो सकता है, नहीं। तो ये लाइन लिखनी जरूरी है कि जो रिमाइंडर है वो 4 से यानी कि बी से या तो कम हो सकता है या 0 हो सकता है। क्लियर है सबको? इसी बेस पे हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रूफ हम लेके चल रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3 की फॉर्म में होगी। हर पॉजिटिव ऑड नंबर, पहले तो पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होता है चलो वो बताऊं तुम्हें। 1 पॉजिटिव ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। अगर किसी को इस फॉर्म में लिखना हो, तो जैसे इस फॉर्म में 1 को लिखना हो तो इस समय यहाँ क्या होना चाहिए, 0 + 1, तो है ना 1 के बराबर। और यहाँ पर भी +3 4 0 3 के बराबर। इसको लिख रही हूँ 4 1 + 1 किसके बराबर, 5 के बराबर। यानी हर ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 7 को लिख रहे हैं 4 1 प्लस में 3, तो ये सारी कौन सी फॉर्म है, 4q + 3 या फिर 4q + 1। तो यही तो प्रूफ करना है कि सारे जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या तो वो 4q + 1 हो सकते हैं या फिर सिर्फ 4q + 3 हो सकते हैं। क्या कोई सिर्फ 4q हो सकता है, 4q होगा, अगर यहाँ 0 रखूंगी तो क्या आ जाएगा 0, 1 रखा तो क्या आ गया 4, 2 रखा तो क्या आ गया 8, 3 रखा तो 12। क्या इनमें से कोई भी ऑड नंबर है, नहीं। तो ऑड नंबर किस किस फॉर्म में हो सकता है, या तो 4q + 1 की फॉर्म में या फिर 4q + 3 की फॉर्म में। क्या करें, अब लिखने का कॉन्सेप्ट देखो कि कैसे कैसे हम लिखते हैं। कर क्या रहे हैं वो समझ में आ गया। अब लिखने का तरीका, तो लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लिया एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, मगर हमें तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर प्रूफ करना हो तो बाद में। पॉजिटिव इंटीजर मतलब तो जानते हो ना, 0 नहीं होता, 0 से शुरू करो, 0 1 2 3 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब जो नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो लेट ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर्स माना, जहाँ पर बी हमने लिया। हर पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म में होता है, ये मैं अभी दिखा चुकी हूँ किसकी फॉर्म होता है। ए हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, ए हमेशा होता है बी क्यू + r की फॉर्म में होता है, हमेशा इस फॉर्म में होता है। यानी वो किसी न किसी से ऐसे डिवाइड हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, या रिमाइंडर 0 आ सकता है, या रिमाइंडर कुछ और आ सकता है, इस फॉर्म में होता है। तो हमने कहा कि ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया जिसमें बी 4 है। अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो हमारा ए होगा वो 4q होगा, क्योंकि बी 4 लिया हुआ है हमने, तो यहाँ बी की जगह 4 लिख दिया, 4q + r। और r क्या क्या हो सकता है, वो हमेशा b से कम होता है, तो r हो सकता है 0 से लेकर 4 तक, लेकिन 4 खुद नहीं। तो पॉसिबल जो r है, ये ब्रैकेट में लिखने होते हैं, पॉसिबल r है वो हो सकते हैं 0 1 2 और ये 3, ये हो सकते हैं। तो अब हमारे पास a क्या क्या हो सकता है, a हो सकता है 4q, क्योंकि r पहले में क्या है 0। a या तो हो सकता है 4q + 1, ओके, या हो सकता है 4q + 2, और या हो सकता है 4q + 3। ठीक है, क्लियर है। अभी अपने डिजिट रखी थी, 4q वाले का एग्जांपल मैंने समझाया था। तुम यहाँ q की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, सिर्फ इवन इंटीजर्स आ रहे। ऐसे ही तुम्हारा जिसका एंड ही 2 से होता है वो तो हमेशा ही इवन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो, रिटर्न चीजें ज्यादा हैं क्योंकि प्रूफ है। एज वी नो 4q and 4q + 2 are even odd integers, even integers, even positive integer, even positive integer। तो ये तो even positive integer है, इसलिए therefore 4q + 1 and 4q + 3 are odd positive number, इसलिए ये odd positive integer। अब
अभी अभी तुमने देखा, हमने सवाल किया 4q+1 का। ये सेम क्वेश्चन 3q+1 और 3q+2 के लिए भी आ सकता, 3 के लिए भी आ सकता है। ये सेम क्वेश्चन 6q+1, 6q+2, 6q+3 इनके लिए भी आ सकता है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स में b चेंज हो सकता है, b चेंज हो सकता है हमेशा। तो ये एग्जांपल के लिए इस समय जो है ज्यादातर वैसे 3 वाला आता है इसका, ये 4 वाला बुक में था। अभी जो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है उसमें 6q वाला है, तो सेम है, उसमें 6q है। तो पता है ऐसे ही लिखना है। देखो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 6q+1, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, 6q+3 हो गया, और ये लास्ट में एक और चीज बच जाएगी 6q+5। तो ये एग्जाम तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड। उसमें भी यही शो करना है कि पॉजिटिव और इंटीजर है 6q+1, 6q+3, 6q+5, यानी b6 है, ये उन्होंने खुद दिया होता है। तो b6 से उन्होंने खुद दिया है, तो हमने सेम इसी तरह से किया। इस बार b क्या है? 6। अगर b6 है तो जो r होगा वो 6 से कम, 0 से ज्यादा होगा, यानी पॉसिबल r क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 तो थे ही, 4 5 भी हो सकते हैं। ठीक, अब जो पॉसिबल a है वो क्या क्या हो सकते हैं? या अब ज्यादा होंगे, पहले या तो 6q हो सकता है, दूसरा वाला हो सकता है तुम्हारा 6q+1, थर्ड हो सकता है आपके पास 6q+2। इसी तरह से आपके लिए अगला वाला हो सकता है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 होंगे ना। तो a हो गया तुम्हारे पास 6q+3 भी हो सकता है, और ऐसे करके सेकंड कॉलम डाल के अलग कर दोगे 6q+4, और इसी तरह से a हो सकता है 6q+5। तो ये पॉसिबल है, ये ठीक है, जिसमें से हम जानते हैं कि कौन कौन है जो हमेशा इवन होगा। तो एज वी नो, जिसमें ये है इवन नंबर है 6q, 6q+2, 6q+4, ये तो हमेशा ही इवन पॉजिटिव नंबर रहेंगे। तो कौन कौन? 6q, 6q+2 एंड 6q+4 आर इवन पॉजिटिव नंबर। क्यों है ये इवन? 6 इवन नंबर है, वो किसी से मल्टीप्लाई होगा वो इवन ही रहेगा। 6 3 से मल्टीप्लाई होगा 18 आएगा, वो 5 से होगा 30 आएगा। 6 खुद इवन है, तो वो किसी भी इवन से, किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए इवन ही आएगा। और जिसके आखिर में इवन हो, यानी कि 2 हो और 4 हो, वो तो हमेशा इवन होते हैं। तो ये एज वी नो कि ये इन 4, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से ये 3 तो हमेशा ही इवन पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, अब जो इंटीजर्स होते हैं उनमें या तो पॉजिटिव होते हैं, इवन होते हैं, या फिर ऑड होते हैं। अगर ये 3 उसमें से इवन है तो बाकी जो 3 बचे हैं वो क्या होंगे? ऑड, इसलिए वो ऑड है। तो प्रूफ थोड़े होते हैं अजीब, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होते हैं और मैं कहूँ तुम्हें फटाफट समझ में आ जाने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो थोड़े तो अजीब होते ही हैं, लेकिन आपको ये 4 नंबर में पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए आपको करने तो पड़ेंगे ही। तो एक पैटर्न चलता है, अच्छे से समझ लो क्या क्या कहा था। उसने कहा था ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ये तीनों, ये प्रूफ करो। अब 6 उसने खुद दिया है, b है, जो भी इंटीजर्स होते हैं वो a होता है। तो हमने कहा कि लेट a एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें b 6 है। तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से a 6q+r हो जाएगा, क्योंकि b उसने 6 दिया हुआ था। हमें पता है कैसे है कि हमें b को 6 लेना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो है वो b 6 है। तो हमने b को 6 ले लिया, तो हमारा जो r पॉसिबल है वो 0 से 6 तक होगा, यानी पॉसिबल r होंगे 0 1 2 3 4 5, यानी कि a क्या क्या बन सकते हैं? एक बार r की जगह 0 रखेंगे, एक बार r की जगह 1 रखेंगे, एक बार r की जगह 2, इस तरह से रख के हमारे पास ये पॉसिबल a आ गए। क्या आ गया हम पे? पॉसिबल a। अब इनमें से ये 3 हमेशा ही इवन होते हैं। ये 3 हमेशा इवन क्यों होते हैं? क्योंकि ये इवन नंबर है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो इवन ही रिजल्ट आएगा। इसके आखिर में 2 है, इसके आखिर में 4 है, तो इसलिए इसका आंसर हमेशा इवन आएगा। तो बचे 6 में से 3 इवन ही है, तो 3 बचे हुए जो होंगे वो ऑड ही होंगे, क्योंकि इंटीजर्स या तो ऑड हो सकते हैं सिर्फ, या क्या हो सकते हैं? इवन हो सकते हैं। तो जो बच गए वो क्या हो गया आपके लिए? इवन। हर नॉर्मल कैलकुलेशन में बाद में देखते हैं। प्रूफ करना स्टार्ट किया तो पहले फोर्थ कर लेते हैं, ये भी एक प्रूफ है। और इस क्वेश्चन में कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम लेमा सेम होता है, डिफरेंस बारीक से है, बाद में समझाऊंगी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करो शो दैट करने के लिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो सिर्फ इसकी फॉर्म में होता है। चलो करके देखते हैं इसको।
किसी का भी स्क्वायर मतलब होता है एक है स्क्वायर होता है 4, 9, 25, 16, 36 ये सब स्क्वायरिंग है किसी न किसी नंबर की, ये 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की एग्जाम्पल मैंने कर लिया, और भी ले सकते हो आप, किसी को भी ले लो। किसी को भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखो इसे, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये किसी का स्क्वायरिंग है तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 3, तो 3 पे आ जाएगा तुम्हारे पास। अगर इसको 3 ई वाली फॉर्म में है, 1 किसकी फॉर्म में 3 0 प्लस 1, तो यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है 0, यानी 1 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। 4 को देखो 3 1 प्लस में 1, यानी ये भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे देखो 9 को 3 3, ये किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, इस फॉर्म में, तो या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में ही आएंगे। 16 देखते हैं तो 3 इंटू कितना 5 प्लस में 1, कौन सी फॉर्म है ये 3 5 प्लस 1, ठीक है। ऐसी 49 ले लो थोड़ा सा बड़ा, तो 49 ले लो तो 3 16 प्लस में 1 किस फॉर्म में है, तो या तो डिजिट किस फॉर्म में आ रही है, इस फॉर्म में आ रही है स्क्वायरिंग, या फिर इस फॉर्म में आ रही है। तो ये हमने ऐसे नंबर लेके थोड़ा ना प्रूफ करना है कि नंबर लेके प्रूफ कर दिया। प्रूफ कैसे करना है, लिखकर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो प्रैक्टिकली मैंने बता दिया, देखो होता है। कोई सा भी डिजिट ले लो आप, 625 ले लोगे, वो भी देखना सिर्फ या तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, या फिर उसमें 1 ही आएगा डेफिनेट बात। तो ये अब हमें करना है स्टार्ट। तो सबसे पहली वाली लाइन है तो सब में सेम आती है, सब सारे प्रूफ में वो सेम आती है। कौन सी, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ये सब में सेम आती है। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वेयर जहां बी तुम्हें लेना है, बी हमेशा बोलोगे जो यहाँ लिखा हुआ होगा, तो वेयर बी इक्वल कितना है 3। ये पैटर्न चलेगा और वो एक जैसा चलेगा, तो 2-4 सवाल करते ही तुम्हें कुछ लाइनें तो रट जाएंगी। यूक्लिड्स डिवीजन, अब उसने खुद ने लेमा कहा है तो हम भी लेमा ही लिख देंगे। एल्गोरिथम जैसा ही होता है, तो अभी आप इस पर दिमाग ना लगाएं। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है तुम्हारा, सेम वही बी क्यू प्लस आर, बी की जगह अभी कौन है 3, तो वेयर आर क्या पॉसिबल है 0 या उससे ज्यादा और 3 से कम, ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल ए क्या क्या हो सकता है, या तो सिर्फ 3q हो सकता है, या फिर ए 3q प्लस 1 हो सकता है, या फिर ए 3q प्लस 2 हो सकता है। क्लियर है सबका, यही हो सकता है ना। तो पहले तुम इतना लिख लो, ये स्टेप देखें आपने कि पहले वाले क्वेश्चन में भी ये स्टेप थे, सिर्फ बी चेंज हो रहा है। तीसरा सवाल कर रहे हैं हम प्रूफ का, और सब में ये चीज सेम चल रही थी। बी चेंज हो रहे हैं सिर्फ, और बी चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आर चेंज हो रहे हैं, आर के हिसाब से हमने ये लिखना। इतना भी लिख लो ना, 4 में से 1.5 नंबर तो यहाँ है जो बिल्कुल सेम सब में आता है। क्लियर है। अब फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस ए इक्वल है 3q, ये पहला केस है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड है, चलो यहाँ लिख लूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर है तो कोई ना कोई डिजिट ना, तो यहाँ लिखोगे क्या, वेयर 3q स्क्वायर किसके बराबर है m के बराबर। तो आ गया ना कि a का जो स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म में आ गया। सेकंड केस, 3 केस हैं, तो a इक्वल है 3q प्लस में 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वायरिंग बोथ साइड a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस में कितना आ गया 6q 2ab प्लस में 1, सही है। इसमें से कॉमन आ गया 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये सारा का सारा किसका काम कर सकता है m का, तो ये आ गया प्लस 3m प्लस में 1। यहाँ लिखना कि वियर m इक्वल किसके है 3q स्क्वायर प्लस में 2q के बराबर है, यानी इसकी फॉर्म में हो सकता है। तो अभी भी हम पे या तो इस फॉर्म में आ रहे हैं आंसर या इस फॉर्म में आ रहे हैं आंसर। एक और बचा है, उसे भी करते हैं। थर्ड केस में स्क्वायर 3q प्लस में 2 का क्या बन गया होल स्क्वायर। ए स्क्वायर तो है ही 9q स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q
प्लस में 4। इस 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 प्लस में 1? हाँ लिखा जा सकता है, 4 ही तो है, 3 प्लस में 1 लिख सकते हैं। इस पूरे में से 3 क्या आ जाएगा? कॉमन। तो आपके पास 3 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 3q² 4q प्लस 1 प्लस में 1। ये सारा किसका काम कर रहा है? m का। तो यानी कि 3m प्लस में 1 लिखा जा सकता है, और जहां वेयर क्या m क्या है, वेयर m इक्वल है 3q² प्लस 4q प्लस में 1। समझाने से पहले ही कहा था आप इसे समझोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसे 2-4 बार पढ़ना ना पड़े, यानी मेमोराइज ना करना पड़े, हल्का फुल्का याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिट्स नहीं है ना, प्रूफ ही प्रूफ है। तो थोड़ा इस तरह से, लेकिन समझ के याद करोगे तो जल्दी याद होगा। तो आपके पास क्या क्या था, ये वाला सब में सेम चलता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक ए हमेशा पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया जाता है, जिसमें बी का वैल्यू इससे ली जाती है, 3 हो गया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि बी ए बी क्यू आर होता है, जिसमें जो आर होता है वो बी से कम होता है, 0 से ज्यादा। तो आर पॉसिबल क्या क्या है? आर पॉसिबल है 0, 1, 2 होना। तो ए कौन सा पॉसिबल है? यहाँ पर आर 0 है, यहाँ पर आर 1 है, यहाँ पर आर 2 है। अब स्क्वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उसने कहा था कि हर किसी का स्क्वायर इसकी या इसकी फॉर्म में ही आएगा। तो हमने 3 केस थे, हम पे 1 केस, 2 केस, 3 केस, हमने तीनों की स्क्वायरिंग कर करके देखा, तो हाँ स्क्वायर ही आया। हमने प्रूफ कर दिया कि ठीक है, हर कोई 3m प्लस 1 या फिर 3m की फॉर्म में ही आता है।